बीएससी पार्ट फर्स्ट की आज की क्लास में हम ले रहे हैं कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल एक प्रकार का आभासी बल होता है जो घूर्णी निर्देश तंत्रों में कण की गति के कारण लगता हुआ प्रतीत होता है। यानी कि वास्तव में होता नहीं है, केवल लगता हुआ प्रतीत होता है। यह एक प्रकार का क्या है, आभासी बल। कोरियोलिस बल Fc इज इक्वल टू -2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस v डैश वेक्टर के रूप में होता है। तो Fc इज इक्वल टू -2m v ओमेगा v डैश वेक्टर साइन थीटा n कैप के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। तो कोरियोलिस से जो त्वरण होता है, कोरियोलिस से त्वरण की बात करें तो कोरियोलिस त्वरण AC इज इक्वल टू -2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस v डैश वेक्टर के रूप में रहता है। अब यहाँ थीटा की अलग अलग कंडीशन है। थीटा बराबर 90 डिग्री लेंगे तो अधिकतम कोरियोलिस बल लगेगा Fc, मैक्सिमम होगा वो होगा -2m ओमेगा v डैश। और यदि थीटा बराबर 0 लेते हैं तो कोरियोलिस बल क्या होगा, मिनिमम होगा। अब हम कोरियोलिस बल कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका मेथड समझेंगे। देखिए कोरियोलिस बल कैसे हमें प्राप्त होता है उसको समझते हैं। तो यहाँ हमने कोरियोलिस बल को समझने के लिए एक घूर्णी निर्देश तंत्र लिया है, जहाँ S जो है एक स्थिर निर्देश तंत्र है और S डैश इसके जो है इसके S के सापेक्ष जो है नियत वेग थीटा बराबर ओमेगा टी कोणीय वेग से क्या कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। तो यहाँ एक बिंदु P है लेते हैं जिसके निर्देशांक x, y, z S निर्देश तंत्र में है और x डैश y डैश z S डैश निर्देश तंत्र में है। तो माना कि S और S डैश दो निर्देश तंत्र हैं जो प्रारंभ में एक दूसरे पर संपाती हैं। अब S डैश निर्देश तंत्र S के सापेक्ष नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रहा है। दोनों तंत्रों के मूल बिंदु संपाती हैं। दोनों तंत्रों के जो मूल बिंदु हैं एक दूसरे के संपाती हैं। किसी क्षण t सेकेंड पश्चात S डैश का प्रत्येक अक्ष थीटा बराबर ओमेगा टी कोण से घूम जाता है या घूर्णन करता है। स्थिर निर्देश तंत्र में किसी बिंदु P के निर्देशांक x, y, z तथा अक्षों के अनुदिश एकांक जो सदिश हैं i कैप, j कैप, k कैप हों तो बिंदु P का जो स्थिति सदिश है S निर्देश तंत्र में OP वेक्टर बराबर R वेक्टर बराबर xi yj zk के रूप में रहता है। इसी प्रकार निर्देश तंत्र S डैश में बात करें तो किसी बिंदु P के निर्देशांक x डैश, y डैश, z डैश हैं तथा अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश i डैश कैप, j डैश कैप, k डैश कैप हों तो बिंदु P का स्थिति सदिश हो जाएगा R डैश वेक्टर इज इक्वल टू x डैश i डैश कैप, y डैश, j डैश कैप, z डैश, k डैश कैप के रूप में हो जाता है। बिंदु P की नियत स्थिति के लिए R वेक्टर बराबर क्या होगा, R डैश वेक्टर होगा। नियत स्थिति के लिए बात कर रहे हैं हम, नियत स्थिति के लिए R वेक्टर किसके बराबर होगा, R डैश वेक्टर के। तो R वेक्टर को हम R डैश के रूप में लिख सकते हैं। तो x डैश, i डैश कैप, y डैश, j डैश कैप, z डैश, k डैश कैप, ये इक्वेशन नंबर 3 हुआ। अब इक्वेशन नंबर 3 का विद रेस्पेक्ट टू t हम डिफरेंशिएट करके वेग रूपांतरण समीकरण फाइंड आउट करते हैं। तो ये इसका अवकलन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये सभी पदों का हमने विद रेस्पेक्ट टू t अवकलन लिया तो हमें वेग रूपांतरण समीकरण हमें इस तरह से प्राप्त होता है। अब चूंकि यहाँ जो दिशाएं हैं वो भी समय के साथ परिवर्तित हो रही है तो हमने दिशाओं का भी समय के सापेक्ष जो है अवकलज यहाँ लिया है। ध्यान रखिएगा जो निर्देश तंत्र S डैश है
कि सदिश आई डैश जे डैश के डैश भी अक्ष बदलते रहते हैं समय के सापेक्ष। समीकरण 2 का हमें 2 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर यदि एस डैश के सापेक्ष देखें तो आई डैश जे डैश के डैश नियत स्थिति में होंगे। एस डैश में संकारक को डी डैश बाई डी टी से प्रदर्शित करते हैं। अतः वी डैश एस डैश की बात करें तो एस डैश निर्देश तंत्र में वी डैश वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डैश आर डैश वेक्टर अपॉन डी टी। तो डी डैश आर वेक्टर अपॉन डी टी के रूप में हमें मिलेगा, क्योंकि आर वेक्टर और आर डैश वेक्टर एक दूसरे के बराबर हैं। तो इक्वेशन नंबर 5 से हम देख सकते हैं कि ये जो पद है डी एक्स अपॉन डी टी आई डैश कैप डी वाई डैश अपॉन डी टी जे डैश कैप डी जेड डैश अपॉन डी टी के डैश कैप, इस पूरे पद को हम वी डैश वेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 5 से वैल्यू रखेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। तो यहाँ से ये वैल्यू यहाँ रखते हैं वी डैश वेक्टर के रूप में। तो वी वेक्टर इज इक्वल टू वी डैश वेक्टर, वी वेक्टर इज इक्वल टू वी डैश वेक्टर प्लस एक्स, ये पूरा का पूरा पद ऐसा कैसा रह जाएगा। तो वी वेक्टर को मैं डी आर वेक्टर अपॉन डी टी के रूप में, वी डैश वेक्टर को डी डैश आर वेक्टर अपॉन डी टी के रूप में लिख सकता हूँ। तो ये अपने पास पूरा का पूरा पद इक्वेशन नंबर 6 के रूप में इस तरह से मिलता है। अब हम बात करते हैं रेखीय संवेग और कोणीय, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध की। तो वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर के रूप में होता है। तो यहाँ से डी आर वेक्टर अपॉन डी टी ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये पद हमें फाइंड आउट होता है। यदि यहाँ से मैं आर वेक्टर को हटा दूँ तो यहाँ ये एक ऑपरेटर की तरह हमारे पास वर्क करता है। तो यहाँ आई कैप जे कैप और के कैप की वैल्यू रखूँ तो डी बाई डी टी आई डैश कैप, तो यहाँ भी आई डैश कैप आ जाएगा, जैसे जे डैश कैप आ जाए, जैसे के डैश कैप यहाँ आ जाता है। तो ये इक्वेशन नंबर 7 हो गई। तो इक्वेशन नंबर 7 से जो है 6 में यदि वैल्यू रखें तो 6 में वैल्यू रखने पर डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी डैश आर वेक्टर अपॉन डी टी प्लस एक्स डैश, अब जो डी आई कैप डैश अपॉन डी टी था उसको ओमेगा वेक्टर क्रॉस आई डैश कैप से हम रिप्लेस कर देते, ऐसे ही ओमेगा वेक्टर जे डैश कैप से रिप्लेस कर देते हैं। इसी तरह जेड डैश ओमेगा वेक्टर के डैश कैप से इसे रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो पद बनेगा वो बनेगा डी आर बाई डी टी डी डैश आर बाई डी टी ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर के रूप में हम इस पूरे पद को लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक्स डैश वाई डैश जेड डैश ये तो आर वेक्टर के पद हो गए और ये ओमेगा के पद हो गए। ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर के रूप में इसे लिख सकते हैं। तो v इज इक्वल टू वी डैश प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर के रूप में यहाँ इसे लिखा जा सकता है। तो इससे फिर हम ऑपरेटर का निर्माण करते हैं। तो d बाई डी टी आर वेक्टर को हटा दीजिए, रिक्त स्थान रख दीजिए, तो डी डैश बाई डी टी ओमेगा वेक्टर ये रिक्त स्थान, तो ये एक हमारे ऑपरेटर के रूप में यहाँ बनता है। तो समीकरण 8 का वेग रूपांतरण समीकरण करते हैं। ये जो इक्वेशन नंबर 8 हमें यहाँ मिलती है वी डैश इज इक्वल टू वी वेक्टर माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर के रूप में ये वेग रूपांतरण समीकरण कहलाती है। अब चलते हैं त्वरण रूपांतरण समीकरण की ओर। तो जब वेग रूपांतरण समीकरण मिल गया तो वेग रूपांतरण समीकरण का जब विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन लेते हैं या जो हमारे पास डबल डेरिवेटिव लेते हैं स्थिति का, तो त्वरण मिल जाता है। तो डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर वेक्टर के रूप में होता है। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू डी बाई डी टी डी आर बाई डी टी के रूप में हम इसे लिख सकते हैं।
तो ए वेक्टर इज इक्वल टू डी बाई डी टी की वैल्यू हमने यहाँ ऑपरेटर के रूप में ये फाइंड आउट कर रखी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू रखते हैं डी बाई डी टी की, तो ये डी बाई डी टी हो गया। डी आर वेक्टर अपॉन डी टी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, तो यहाँ आर वेक्टर रख देते हैं, डी डेश आर वेक्टर अपॉन डी टी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर के रूप में यहाँ से हमने डी आर बाई डी टी की वैल्यू पुट की। ये रहा डी आर बाई डी टी। अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो देखिए डी डैश बाई डी टी, तो इस पूरे इस ऑपरेटर पर इस पूरे को अप्लाई करेंगे, फिर इसको इस पर अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो ये हमने रख दिया और पूरे पद को पहले यहाँ अप्लाई करेंगे, फिर इस पूरे पद को यहाँ अप्लाई करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये इस तरह से हमें वैल्यू निकल करके आती है त्वरण की। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए डैश वेक्टर प्लस 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी डैश वेक्टर, ये वी डैश वेक्टर हो गया, प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर के रूप में। तो ए डैश वेक्टर इज इक्वल टू ए, यहाँ से हम ए डैश वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे। तो ए डैश वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी डैश वेक्टर माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर के रूप में इक्वेशन हमें मिलती है। तो इस समीकरण 10 को हम त्वरण रूपांतरण समीकरण कहते हैं। यहाँ माइनस का 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी डैश वेक्टर कोरियोलिस त्वरण कहलाता है, और ये जो पद है ये अपकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। तो बल कोरियोलिस बल को फाइंड आउट करें तो इसको जो है समीकरण 10 को m से गुणा कर देते हैं, द्रव्यमान से गुणा कर देंगे, तो f के रूप में बदल जाएगी। जब मास से मल्टीप्लाई करेंगे त्वरण को तो f हमें फाइंड आउट हो जाता है। तो जब मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी डैश वेक्टर, ये आपके कोरियोलिस बल कहलाता है। तो इस प्रकार हम कोरियोलिस बल को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके पद को फाइंड आउट कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। थैंक यू।